हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 11वीं फिजिक्स का पेपर हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी आपके मन में डाउट होगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इस ऑप्शन का क्या उत्तर होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात, मैंने जो आईएमपी प्रश्न का वीडियो बनाया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। कौन कौन से आए हैं और आपको वो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न हमने आईएमपी में बताया था और वो आपका आ गया। दूसरी चीज, आपके ऑब्जेक्टिव मिलाने के बाद आपके 28 में से जितने ऑब्जेक्टिव सही होते उसका नंबर आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ 28 में से इतने सही हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि सही विकल्प का चयन कीजिए। उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। अब देखो, सेकंड तो समय का मात्रक होता है, सभी को पता है। पार्सेक, पार्सेक दूरी का मात्रक होता है। वर्ष, वर्ष भी समय का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले ऑप्शन में, प्रश्न में इन्होंने दो सही उत्तर दिए हुए थे। ठीक है, इसमें दो सही उत्तर दिए थे। तो अब जिसने दोनों लिखे तो भी आपको नंबर देना पड़ेगा और दोनों में से एक सही लिखा तो भी आपको नंबर देना पड़ेगा। तो आपके दो सही उत्तर हो गए, बी वाला और डी वाला। त्वरण हो सकता है, धनात्मक होता है तो हाँ, त्वरण ऋणात्मक होता है तो हाँ, त्वरण शून्य होता है तो हाँ। तो उपरोक्त सभी जिसने लगाया उसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। देखो, द्रव्यमान केंद्र की एक प्रॉपर्टी है। द्रव्यमान केंद्र में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई जिसकी भी जो ज्यामितीय केंद्र होता है, जो नियमित आकार के पिंड है, उनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो उनकी ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो सारे जितने भी पिंड आपको दिए गए सारे नियमित हैं। अब बात करें पेंसिल की, तो पेंसिल का द्रव्यमान केंद्र उसके ऊपर यहां मध्य में, मध्य बिंदु पर होगा अगर नियमित आकार की है तो। ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र उसके भीतर होता है तो वहां होगी। ठीक है। पासा जो एक घन होता है, ठीक है, तो उसके भी आप केंद्र पर मान लेंगे। चौथा चूड़ी। अब चूड़ी का जो सेंटर होता है बच्चों, जैसे ये चूड़ी है, चूड़ी का सेंटर यहां बीच में होता है, पर वो उसके फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है, भौतिक रूप से उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। चूड़ी का जो केंद्र है भौतिक रूप से उससे अटैच नहीं है, अर्थात उसके बाहर है। भले ये केंद्र में हम बना जरूर रहे हैं पर भौतिक रूप से उससे जुड़ा नहीं है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है बच्चों, जो इसका ज्यामितीय केंद्र इसके बीच में और इसका भौतिक रूप से इससे अलग होता है, अर्थात इसके जो डी वाला उत्तर है, चूड़ी वाला उत्तर सही हो गया। ताप बढ़ने पर शांता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर शांता, माफी चाहता हूं, ताप बढ़ने पर शांता गैसों की घटती है, नहीं, गैसों की शांता तो बढ़ती है, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता। द्रवों की समान हो रहती है, द्रवों के समान रहती है, ये भी नहीं होता भैया, दोनों की अलग अलग होती है। गैसों के समान रहती है, ये भी अलग अलग होता है। तीनों गलत हो गए। तो किसकी घटेगी, तो द्रवों की शांता जो है वो घटती है। अगला प्रश्न कि जल में चलती बोट, मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंग। अब हमको ये पता है कि जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो सकती है, और अब मोटर बोट चल रही है तो जो जल के भीतर जो है जो तरंग उत्पन्न होती है भीतर से, वह आपकी अनुदैर्घ्य होगी और जल की सतह पे जो होगी वह अनुप्रस्थ होगी। तो दोनों ही प्रकार की तरंगे यहाँ उत्पन्न होती हैं। तो पांचवे का भी उत्तर आपका सही हो गया। किसी पिंड के ताप में वृद्धि होने से उसकी विमाओं में वृद्धि को कहते हैं। देखो, केवल एक विमा में वृद्धि होती है तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में आयतन प्रसार। बड़ा कंफ्यूजिंग था, पर एक और ऑप्शन दिया है तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका यहाँ होगा तापीय प्रसार। अंग्रेजी माध्यम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, तो दो यूनिट है इसमें, पार्सेक और लाइट ईयर। एक्सेलेरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑल अबाउ आ जाएगा, और अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला तो बेंगल वाला आ जाएगा, टेम्परेचर लिक्विड डिक्रीज वाला आ जाएगा, और दोनों ही आ जाएगी, बोथ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल गतिमान वस्तु का। तो मैंने ये बताया था आपको कि भाई अब जब विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, है ना, त्वरण समय ग्राफ, इन पर हमने खूब चर्चा करी बच्चों। ठीक है,
और वेग समय ग्राफ का जब क्षेत्रफल अपन ने निकाला था तो मैंने क्या किया था, मीटर सेकेंड इनवर्स इनटू आपने सेकेंड किया था और इससे कैंसिल कर दिया था तो क्या आया था, तो वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन को यह व्यक्त करता है। किसको करेगा, विस्थापन। जब कोई वस्तु समान चाल से एक समान वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को कहते हैं, तो इसकी गति को बच्चों कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है। सूर्य के निकट वाले ग्रहों की गति, देखो आपको ये पता है, हमने पढ़ा है केपलर के नियम, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो सूर्य के निकट ग्रह आएंगे, क्योंकि जो केपलर का नियम है आवर्तकाल का जो वर्ग है वो उसके जो लघु अक्ष है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर उसकी जो लघु अक्ष है वो छोटी हो जाएगी तो आवर्तकाल निश्चित तौर पर उसका कम हो जाएगा। तो सूर्य के निकट के ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, यानी कि जो सन के जो पास में है वो वाले एरिया, वो जो पास में वो फास्ट चलेंगे, है ना, उनका मोशन क्या होगा, फास्ट होगा। और पहले वाले में इंग्लिश वालों के लिए तो इसमें आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और सर्कुलर मोशन के लिए आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव, तो द्रवों का जो पृष्ठ तनाव है ताप बढ़ने पर घटता है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक। सेल्सियस ताप और फ़ारेनहाइट ताप के बीच में जो संबंध है वो होता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ रखा है वैसे, कि C/5 और F-32 जो आपका होता है 9। अब इस 9 का इंटू इधर कर देंगे तो 9/5C, और वो 32 उठा कर इधर ले आएंगे तो F इज इक्वल्स टू, प्यारे विद्यार्थियों ये आया होगा, आप लोगों ने लिखा होगा 9/C + 30। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में उष्मा की मात्रा प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण पदार्थ की इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, इसको लेटेंट हीट के नाम से आप जानेंगे, गुप्त उष्मा के नाम से जानेंगे। अब जो आपकी सही जोड़ी है, सही जोड़ी में आपसे पूछा गया था कि भैया ज्योति की तीव्रता, तो ज्योति की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, तो इसको सीधे सीधे आपने जी वाले ऑप्शन से मिला देना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से। अब ए ये वाला जो बनाया हुआ है इस टाइप से एवरेज दिखाया गया है, तो ए एवरेज मतलब ए को हम त्वरण से दर्शाते हैं, तो औसत त्वरण इसका हो जाएगा, यानी कि औसत त्वरण यानी कि डी वाला उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। आवेग, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर, ये ए वाला हो जाएगा। कैपिटल जी क्या होता है बच्चों, तो कैपिटल जी है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कि ये एफ वाला। अब पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है, तो पीवी की पावर गामा बराबर हम के पढ़ते हैं, के यानी कि एक नीतांक, यानी इसके पीछे आ जाएगा सी। हर्ट्ज क्या है, तो बचा कौन, दोलन प्रति सेकेंड, तो ये बी वाला उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आई होगी कहानी, मिला लीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं 28 में से। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक मोल में कणों की संख्या होती है, हाउ मेनी पार्टिकल आर देयर इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर होते हैं 6.023 10⁻23 मोल। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान पूछा है, जो आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड, है ना, ऑन द अर्थ। वह ताप जिसका आंकिक मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में समान होता है। मैंने इसका आपको न्यूमेरिकल करके भी दिखाया था, समझाया था। ये सारे प्रश्न हमारे क्वेश्चन बैंक के ही हैं ज्यादातर, और मैंने आपको ज्यादातर प्रश्न करवाए हैं। तो वह ताप जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है -40 डिग्री। ठीक है, तो -40 डिग्री वो ताप है। आदर्श गैस का समीकरण हो जाएगा आपका PV बराबर nRT। तरंग की कोणीय आवृत्ति का SI मात्रक है, राइट द SI यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य कथन लिखिए। तो सत्य असत्य में है कि सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो यह सत्य है।
सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, ये सत्य बात है। यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ये भी सत्य। किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघटन में प्रत्येक पिंड का संवेग और ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो ये असत्य है। प्रत्यास्थ में दोनों संरक्षित रहते हैं, इलास्टिक कोलिशन में जो आपकी मोमेंटम है और जो आपका एक और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही कंजर्व रहते हैं, तो ये असत्य हो गया, नहीं वाला। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, देखो अदिश गुणनफल होता तो हम क्रम विनिमय का नियम का पालन करता, पर ये कौन सा है, ये सदिश गुणनफल है, इसीलिए ये असत्य हो जाए। ठीक, इस्पात की अपेक्षा रबर का यंग गुणांक अधिक होता है। द यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। प्यारे विद्यार्थियों, उसका ज्यादा होता है जिसको ज्यादा, उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है जिसको कम खींचा जा सकता है, जिसको ज्यादा खींचा जा सकता है उसका कम होता है, तो उल्टा लिखा हुआ है, इस्पात की अपेक्षा रबर का कम होता है, इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका असत्य। देखो यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव आपके, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ साथ साथ। त्वरण की परिभाषा तो आप लोगों ने लिख दी होगी, ताक्षणिक वेग की परिभाषा, और ये तो आसान है। सदिश अदिश में अंतर मैंने आपको बताया था, आईएमपी में था, आया। ठीक, उसके बाद ये एक सवाल आया हुआ है कि संख्याओं 2.746 और 5.325 की अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन करने के बाद संख्याएं लिखिए और इनका गुणनफल उचित सार्थक अंकों में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसका पूर्णांकन करेंगे, अनिश्चित अंक किसको कहते हैं, जो लास्ट में होता है उसको आप अनिश्चित अंक कहेंगे। लास्ट वाले को क्या कहते हैं, अनिश्चित अंक। तो यहाँ अनिश्चित अंक कौन सा है, 6 है, 6 को आपको छोड़ना है, तो 6 को छोड़ेंगे, 6 चूंकि 5 से ज्यादा है तो आगे वाला अंक को 1 बढ़ा देंगे, तो इसका उत्तर एक तो हो गया 2.75 एवं 5.325, 5.325। यहां भी छोड़ने वाला अंक क्या है, 5 है, और जब छोड़ने वाला अंक 5 होता है तो उसके आगे की संख्या देखी जाती है कि सम है कि विषम है, तो आगे वाली संख्या सम है। ठीक, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना और ऐसा कैसा लिख देना 5.32। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न आपका आया था कि 2.5 में 2.5 का इंटू करना, तो 2.25 का इंटू करेंगे तो ये आएगा 6.25। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक और चीज है कि प्रश्न में कहा कि उचित सार्थक अंकों का, यानी कि सर्टेन जो है आपको सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, तो 2 सार्थक अंक है, तो उत्तर भी 2 सार्थक अंकों में होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा 6.2, क्योंकि 5 है छोड़ने वाला अंक और उसके आगे वाला नंबर क्या है, कम है, इसीलिए आपने 6.2 इसका उत्तर होगा। 2 नंबर इतना सा करने के थे। एक पिंड को पृथ्वी की सतह से एज ऊंचाई पर उठाया जा रहा है, कोई पिंड है और उसको आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जो नीचे की ओर -g होता है। ठीक, अब बल आप निकालोगे तो F बराबर mg यानी कि -mg, उसकी दिशा किधर हो रही है, नीचे की तरफ। ठीक, ऊपर की तरफ आप उसे उठा रहे हैं, तो ये ऋणात्मक आएगा। एक चीज, क्या चिन्ह होगा इसका, नेगेटिव। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भी चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। दोनों ही चिन्ह आपको ऋण लगाना है। शक्ति की परिभाषा और इसके साथ विद्युत ऊर्जा खपत का मात्रक पूछा था, तो हमारे घरों में जो यूनिट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा की खपत का जो मात्रक है तो वो आपका क्या होता है, जूल हो सकता है, या किलोवाट आवर लिखेंगे, यूनिट लिखें या फिर किलोवाट आवर। केपलर के नियम हमने आपको आईएमपी में बताए थे, वही आए। गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी हमने आपको आईएमपी में बताया था, वही आया। अब वीडियो में प्रूफ के रूप में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पास्कल का नियम और बर्नौली की प्रमेय भी हमने आपको बताई थी और ऐसी की ऐसी आ गई। ठीक, बायल और चार्ल्स के नियम मैंने कहा था जरूर कि आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, वो भी आए। अब ये सवाल आया जैसे कि कोई यात्रु किसी नए शहर में आया और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक 10 किलोमीटर दूर है, जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी वाला 23 किलोमीटर के चक्कर के रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल पहुंचा। अब आपको दो चीजें चाहिए थी यहाँ पर,
एक तो आपको यहाँ चाहिए औसत चाल और एक आपको चाहिए औसत वेग। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपकी दूरी यहाँ कितनी है। तो आपको जब दूरी चलाया, बेईमान टैक्सी वाले ने घुमाया तो वो 23 किलोमीटर ले गया, जबकि आपका विस्थापन वास्तव में 10 किलोमीटर था। आप चाहें तो इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000, एक 1 किलोमीटर में 1000, यानी कि ये हो गया हमारे पास 23,000 और ये हो गया आपके पास 10,000। प्यारे विद्यार्थियों, जो वेग के लिए आपके औसत वेग का जो सूत्र है वो हो जाएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन जो है आपका 10,000 लिख दिया अपन ने, और बटे 28 मिनट, मिनट को आप जो है सेकेंड में बदल लीजिएगा। उसी टाइप से औसत चाल, तो औसत चाल आ जाएगा आपका दूरी बटा समय। तो दूरी है आपका 23,000, 23,000 बटे 28 गुणित 60 करके भाग लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और यहाँ था ये कि क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, थीटा बराबर 30 डिग्री। कोण बनाते हुए 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसको भेजा, यानी कि चाल जो थी उसकी 28 मीटर प्रति सेकंड थी। अब आपको इसका क्या निकालना था, यहाँ पर आपको इसकी अधिकतम ऊंचाई की गणना करनी है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए यहाँ आप जो सूत्र लगाओगे वो h बराबर यू वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे 2g, और u का वर्ग करोगे आप तो 28 को 2 बार लिख दोगे, और साइन वर्ग थीटा साइन 30 बटे 2g, g का मान 9.8, तो 28 गुणित 28 साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/4 बटे 2 गुणा 9.8, चारों सातों 28 कर देंगे, और 2 से ये 14, और 14 सती क्या हो जाएगा 98, 98 बटे 9.8 हटाएंगे तो 10 उत्तर इसका आ रहा होगा, आप लोगों ने किया होगा। परिवर्ती बल द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो मैंने कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको बताई थी, आपको करने के लिए कहा था, ये भी मेरी आईएमपी की श्रेणी में था, तो ये भी आया। क्योंकि मैंने आईएमपी प्रश्न इसीलिए बनाए थे कि आखिरी समय में क्या पढ़ा जाए ताकि आपका अच्छा सा जो है पेपर हो जाए, इसीलिए बनाए थे, और उसमें से ही प्रश्न आए हैं। सीपी माइनस सीवी बराबर आर, मेयर समीकरण मैंने आपको लिखा था, ये भी आया, 3 नंबर का भी ये प्रश्न भी बैठा। खुले आर्गन पाइप वाला भी मैंने आपको बताया था, 3 नंबर में आपका प्रश्न बैठ गया। न्यूटन का द्वितीय नियम भी मैंने आपको बताया था, ये 4 नंबर में आपका आ गया। अब ये फिर सवाल आया, क्योंकि मैंने सवाल एक भी नहीं बताए थे, इसीलिए सवाल बैठने की कोई संभावना थी भी नहीं। अब इसमें ये है आपके पास जो सवाल है कि 3i माइनस 4j प्लस 5k, इसके लिए आपको निकालना था, और एक b बराबर माइनस 2i प्लस j, अदिश और सदिश गुणा। तो अदिश गुणा जब आप निकालोगे तो a डॉट b आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये a वाला और ये b वाला, i का i के साथ कर दो सीधे सीधे, 3 दूनी 6, माइनस 4 एकम 4, और माइनस 5 तिया 15, हर एक डिजिट आपका माइनस में आ रहा है, सब जुड़ जाएंगे, तो -10 -25 जिसके उत्तर आ रहा वो अदिश गुणा तो सही हो गया। अब आप लोगों ने फिर क्रॉस गुणा भी आप लोगों को करने के लिए इसमें कहा गया था। तो क्रॉस गुणा जब आप करोगे तो आपको ऐसे लिखना रहता है, इसमें आई जे के मैंने तरीका बताया था, और फिर आप क्या करिएगा, यहाँ 3 -4 और यहाँ 5 और यहाँ -2, यहाँ 1 और यहाँ -3। अब आपको कैलकुलेट करना है, केवल आप क्या करेंगे कि जो आई वाला छुपा देते हैं, जो बचा है तो वो आप लोगों ने किया होगा, तो जिसने किया उसको समझ में आ रहा होगा, -3 प्लस -3 -5, फिर माइनस जे इंटू ये वाला छुपेगा -9 -10, इसमें के वाला छुपेगा 3 + 8। केवल कैलकुलेट करना है प्यारे विद्यार्थियों, 8i माइनस 19j प्लस 11k, बहुत आसान था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 3 लिख दिया, 4 तिया 12 है ये, ठीक है, ये 4 तिया 12 प्लस का और -5, तो 12 में से 5 ये 7 आई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो जे वाला ऐसा ही है, -9 और -10, ठीक है, के वाले में भी 3 + 8, ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो इसमें है प्रश्न है आपका कि मूल बिंदु के सापेक्ष इसका बल आघूर्ण चाहिए, तो इसको भी करना आपको यही था कि ये जो है आपका F है और ये आपका R है, तो आपको यहाँ R क्रॉस F निकालना था, या आप F क्रॉस R निकालोगे तो भी सही है।
तो केवल क्रॉस गुणा करना था। तो क्रॉस गुणा अभी हाल जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोगों को करना है, आई जे के करना है। यहाँ पर 7 3 -5 ये एफ क्रॉस आर लिखने में आ गया मेरे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी आप करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर में केवल अगर आप आर क्रॉस एफ करोगे तो उत्तर अलग आएगा, और एफ क्रॉस आर करोगे तो उत्तर एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल विकृति याद करो। मैंने वीडियो जब बनाया था तो उसमें प्रतिबल विकृति किसे कहते हैं अलग से नीचे लिखा था, मैंने कहा ये भी कर लीजिएगा आपको। और 4 नंबर का जो प्रश्न था आपका बच्चों, ये 4 नंबर वाला प्रश्न मैंने ऐसा कैसा बताया था, सरल आवर्त के लिए व्यंजक। ठीक है, मैंने 2 प्रश्न बताए थे यही वाले, एक तो विमी विधि से बताया था और एक आखिरी में बताया था, तो दोनों में से एक आ गया। इसका अथवा वाला भी बैठा है। तो आप ये देखें कि लगभग लगभग सारे प्रश्न अथवा सहित बैठे हैं अपने। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 20 अपना ऐसा कैसा बैठा, 19 बैठा। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक जो है 14 ऐसा सॉरी 17 आया, 16 आया, 15 आया हमारा प्रश्न क्रमांक आईएमपी में से, 14 हमारे प्रश्न क्रमांक आईएमपी में से आया, 11 आईएमपी में से आया, ठीक है, 10 आईएमपी में से आया, और उसके बाद आपका जो है 7 आईएमपी में से आया। अब ये त्वरण और ताक्षणिक वेग ये तो सभी बहुत सरल सरल चीजें हैं, तो ये तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें आईएमपी का ऐसा कोई विशेष मामला बनता नहीं था। पर पूरा पेपर जो हमने आईएमपी में बताया बच्चों वही आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने उत्तर बताए हैं, आप इनको मिलाना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अप्रैल के महीने से ही हम 12th की क्लासें भी शुरू कर देंगे। 1 अप्रैल से मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा, और आपका जून जुलाई आते आते 12वीं की फिजिक्स पूरी आपको छुट्टियों में ही करवा दूंगा। तो आप अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।